आज के इस डीप डाइव की शुरुआत ना मैं एक छोटी सी पहेली से करना चाह रही थी। अच्छा, बिल्कुल, बताइए क्या पहेली है। तो मान लीजिए एक सवाल है कि रोबोट के घूर्णन जोड़ को जिसे अंग्रेजी में रिवॉल्विंग जॉइंट कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वी जोड़, एल जोड़, ओ जोड़ या फिर टी जोड़? अरे वाह, ये तो किसी इंजीनियरिंग एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना? सुनने में एकदम साधारण से सवाल लगता है, लेकिन आज हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है ना, वो रोबोटिक जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के मूल सिद्धांतों पर है और ये बताता है कि अक्षरों का ये छोटा सा समूह ही तय करता है कि कोई मशीन सिर्फ एक 3D प्रिंटर बनेगी या फिर कारों को पेंट करने वाला कोई बहुत जटिल रोबोट। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इन अक्षरों को डिकोड करना नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि ये जो रोबोट के जोड़ होते हैं वो उसके कार्य क्षेत्र या जिसे हम वर्क एनवेलप कहते हैं उसको कैसे आकार देते हैं। हाँ, ये वर्क एनवेलप वाला फंडा बहुत दिलचस्प है। मतलब ये किसी भी रोबोटिक्स डिजाइन का सबसे बेसिक हिस्सा है, राइट? एकदम सही। आप इसे एक ऐसी अदृश्य 3D बाउंड्री की तरह सोच सकते हैं जिसके अंदर एक रोबोटिक हाथ पहुंच सकता है और अपना काम कर सकता है। मतलब अगर कोई पुर्जा उस बाउंड्री से 1 मिलीमीटर भी बाहर है तो रोबोट के लिए तो वो चीज इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, रोबोट उसे छू भी नहीं सकता। कारखानों में जब रोबोट्स लगाए जाते हैं तो सबसे पहली कैलकुलेशन इसी बात की होती है और इस पूरे आकार को तय करने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो वही अक्षर हैं, L, R, P, T और V। तो चलिए इन अक्षरों को थोड़ा असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। अगर हम L की बात करें जिसका मतलब लीनियर या रैखिक होता है, तो इसे हम रोजमर्रा की किसी चीज से कैसे समझें? आप इसे एक सरकने वाली दराज की तरह समझ सकते हैं या फिर किसी CNC मशीन के भारी बेड की तरह। ये मुड़ता नहीं है, ये बस पटरियों पर एक सीधी रेखा में आगे या पीछे खिसकता है। अच्छा, तो मतलब कोई रोटेशन नहीं, सिर्फ एक सीधी लाइन। बिल्कुल। और जो P है यानी प्रिज्मेटिक, वो भी इसी लिनियर मोशन को दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब हम R यानी रोटेशनल या T ट्विस्टिंग और V रिवॉल्विंग की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक दरवाजे के कब्जे की तरह होते हैं, जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं लेकिन एक एंगल पे घूमते हैं, राइट? हाँ, एकदम। और इन्हीं बेसिक गतियों को मिलाकर ना सबसे पहला और सबसे मजबूत कॉन्फ़िगरेशन बनता है जिसे कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कार्टेशियन, वही ना जिसे गैंट्री रोबोट भी कहा जाता है। हाँ, वही। और सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसका जो कोड होता है वो LL या PPP होता है। तो LL का मतलब हुआ कि इसमें 3 मुख्य जोड़ हैं और तीनों के तीनों लीनियर हैं। हाँ, मतलब एक दाएं बाएं जाएगा, दूसरा आगे पीछे और तीसरा ऊपर नीचे। एकदम सही। X, Y और Z एक्सिस पर। और जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं ना, तो मशीन का जो वर्किंग एरिया बनता है वो पूरा एक आयत या रेक्टेंगल के आकार का होता है। ओहो, इसीलिए इसके कार्य क्षेत्र को रेक्टेंगुलर कहा जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल एक 3D प्रिंटर की तरह हो गया। हाँ, या फिर आप उन विशाल ओवरहेड क्रेन्स के बारे में सोचिए जो बंदरगाहों पर शिपिंग कंटेनर्स उठाती हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। पर मैं सोच रही थी कि भारी वजन उठाने के लिए ये LL डिजाइन इतना अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें टॉर्क का प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए, जब रोबोट एक सीधी लाइन में चलता है तो उसका सारा भार सीधे पटरियों पर होता है। वहां कोई कैंटिलीवर स्ट्रेस नहीं आता। अच्छा, जैसे अगर मैं अपना हाथ हवा में सीधा फैलाकर एक भारी बाल्टी उठाऊं, हाँ, तो मेरे कंधे पर जो खिंचाव आएगा वो टॉर्क है। बिल्कुल सही। कार्टेशियन रोबोट्स इस खिंचाव से बच जाते हैं क्योंकि वजन हमेशा उनके फ्रेम के अंदर ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, इनकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान होती है। हाँ, कंप्यूटर को बस XYZ कोऑर्डिनेट्स में कुछ नंबर्स ही तो जोड़ने घटाने होंगे। इसी वजह से इनकी जो सटीकता है वो एकदम माइक्रोमीटर लेवल की होती होगी। हाँ, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। ये रोबोट्स बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं। मतलब इनका जो पूरा ढांचा है वो इनके कार्य क्षेत्र से बड़ा होना ही चाहिए। हाँ, ये तो है। अगर किसी फैक्ट्री में जगह कम है, मशीनें एकदम सटा कर रखी हैं और रोबोट को एक ही जगह खड़े होकर अपने चारों तरफ काम करना है, तो ये बड़ा सा रेक्टेंगुलर ढांचा तो वहां फंस जाएगा। बिल्कुल। ऐसे तंग स्थानों के लिए हमें ऐसा डिजाइन चाहिए जो अपनी धुरी पर घूम सके। और यही एंट्री होती है सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की। सिलिंड्रिकल रोबोट। इसका कोड सोर्स में RLL या TLL बताया गया है। हाँ, तो यहाँ ज्यामिति में पहला बड़ा बदलाव आता है। जो पहला रैखिक जोड़ था उसकी जगह अब एक रोटेशनल जोड़ आ गया है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मजबूत सा खंबा है
जो अपनी जगह पर बस गोल गोल घूम रहा है। ये हो गया पहला जोड़। और फिर उस खंभे पर एक आर्म या भुजा लगी है जो किसी एलिवेटर की तरह ऊपर नीचे होती है। ये दूसरा जोड़ हो गया। और वो भुजा खुद आगे पीछे भी हो सकती है। तो अगर खंभा पूरा 360 डिग्री घूमे और भुजा ऊपर से नीचे तक जाए तो हवा में जो शेप बनेगी वो एक सिलेंडर जैसी होगी। बिल्कुल, इसीलिए इसे सिलिंड्रिकल कहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी लिमिटेशन है। क्या? मान लीजिए इसकी भुजा पूरी बाहर की तरफ फैली हुई है और इसे अपने ठीक पीछे रखी कोई चीज उठानी है, तो ये सीधा नहीं घूम सकता। ओहो, हाँ, अगर ये फैली ही भुजा के साथ घूमेगा तो आसपास की मशीनों से या दीवार से टकरा जाएगा। एकदम सही। इसे पहले अपना हाथ पूरा अंदर खींचना पड़ेगा, फिर घूमना होगा और फिर वापस हाथ बाहर निकालना होगा। तो इसी वजह से ये मशीन लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बेस्ट है। मतलब बीच में खड़े रहो, एक मशीन से पार्ट निकालो, हाथ सिकोड़ो, घूमो और दूसरी मशीन में डाल दो। हाँ, मशीन टेंडिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लेवल पर ही काम कर सकते हैं। राइट। लेकिन मान लीजिए अगर फैक्ट्री में पिघली हुई धातु को ऊपर से किसी सांचे में डालना हो या किसी कार के नीचे अजीब से एंगल पर वेल्डिंग करनी हो, तब क्या होगा? तब सिलिंड्रिकल काम नहीं आएगा, क्योंकि वो ऊपर या नीचे की तरफ झुक नहीं सकता। वहां हमें स्फेरिकल या पोलर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। स्फेरिकल रोबोट। इसका कोड सोर्स में RRL या TRL है? मतलब अब 2 रोटेशनल जोड़ हैं और सिर्फ एक लीनियर है। हाँ, इसे आप कैमरे के ट्राइपॉड पर लगी किसी दूरबीन की तरह सोचिए। स्टैंड उसे दाएं बाएं घुमाएगा और दूरबीन खुद ऊपर या नीचे की तरफ झुक सकती है और फिर लेंस आगे की तरफ निकलकर लंबा हो सकता है, जो कि रैखिक जोड़ हुआ। बिल्कुल। और इन तीनों मोशन से जो शेप बनती है वो एक गोले या स्फीयर का हिस्सा होती है। भारी वेल्डिंग के लिए इससे बेहतर कोई डिजाइन नहीं है। क्योंकि इसका जो आखिरी जोड़ है वो लीनियर है। राइट। तो भारी वजन उठाते टाइम भी ये काफी स्टेबल रहता होगा। दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम आया था तो सर्किट बोर्ड्स पर छोटे छोटे पार्ट्स लगाने होते थे। हाँ, वहां स्फेरिकल रोबोट्स एकदम फेल हो गए क्योंकि वो बहुत भारी और धीमे थे। सर्किट बोर्ड के लिए तो एकदम बिजली जैसी रफ्तार चाहिए थी। और यहीं पर एक नया डिजाइन आया, स्कारा रोबोट, जिसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। और ये आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली की जान है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प टेक्निकल पॉइंट आता है। स्कारा का कोड भी RRL या VRL ही होता है। एक मिनट, आपने कहा RRL, पर अभी कुछ मिनट पहले तो हमने स्फेरिकल में भी RRL देखा था। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये दोनों अलग कैसे हुए? मतलब अगर दोनों में 2 रोटेशनल और एक लीनियर जोड़ है तो स्कारा स्फेरिकल से इतना अलग कैसे काम करता है? यही तो रोबोटिक्स का सबसे शानदार इंजीनियरिंग मैजिक है। दोनों में जोड़ सेम है, लेकिन जादू इस बात में है कि वो रोटेशनल जोड़ किस एक्सिस पर लगाए गए हैं। अच्छा, मतलब उनका ओरिएंटेशन अलग है। हाँ, स्फेरिकल में दोनों घूमने वाले जोड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक बेस घुमाता है, दूसरा भुजा को झुकाता है। लेकिन स्कारा में दोनों रोटेशनल जोड़ पैरेलल होते हैं। ओहो, मतलब इसको ऐसे समझे कि मैंने अपना हाथ एक फ्लैट मेज पर रख दिया है। मेरा कंधा और मेरी कोहनी दोनों मेज की सतह पर ही मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, हाथ को मेज से ऊपर उठना ही नहीं है, वो बस दाएं बाएं किसी सांप की तरह तेजी से लहरा रहा है। तो क्योंकि भुजा को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर नीचे उठने में कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सुपर फास्ट हो जाता है। एकदम सही। मोटर्स की 100% ताकत सिर्फ स्पीड में लगती है। भुजा तेजी से सर्किट बोर्ड के ऊपर पहुंचती है और जो आखिरी लीनियर जोड़ है वो किसी प्लंजर की तरह सीधे नीचे जाकर पार्ट को फिट कर देता है। क्या बात है। और इसी से मुझे हमारी वो पहेली याद आ गई जो हमने शुरू में पूछी थी कि घूर्णन जोड़ को क्या कहते हैं। हाँ, उसका जवाब भी इसी में छिपा है। क्योंकि स्कारा का कोड VRL है और अंतिम जोड़ एक स्क्रूड्राइवर की तरह अपनी ही धुरी पर घूमकर पेच कस सकता है, तो वो रोटेशनल गति हुई। मतलब सही जवाब है V जोड़। बिल्कुल, V जोड़ यानी वो जोड़ जो बिना एंगल बदले अपनी धुरी पर घूमे, जैसे ड्रिल मशीन की बिट। तो हमने स्पीड देख ली स्कारा में, ताकत देख ली स्फेरिकल में और सटीकता देख ली कार्टेशियन में। लेकिन ये सब तो गणित के आकारों में बंधे हैं। अगर कोई बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी जगह हो तो ये सारे फेल हो जाते हैं और तब हमें प्रकृति की नकल करनी पड़ती है। 3D स्पेस के लिए सबसे बेस्ट डिजाइन है इंसान का हाथ। और इसी की नकल करता है हमारा सबसे एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, आर्टिकुलेटेड रोबोट, जिसे जॉइंटेड आर्म भी कहते हैं। इसका कोड RRR या TRR होता है।
मतलब इसमें कोई लीनियर जोड़ होता ही नहीं, सारे रोटेशनल होते हैं। मतलब एकदम इंसानी हाथ की तरह, एक कंधा जो घूमता है और झुकता है, एक कोहनी जो मुड़ती है और एक कलाई जो किसी भी दिशा में घूम सकती है। हाँ, और यही 3 रोटेशनल जोड़ इसे सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसका जो वर्क एनवेलप है वो कोई सीधा साधा गोला या सिलेंडर नहीं होता। वो एकदम इर्रेगुलर और कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये कार की खिड़की के अंदर हाथ डालकर मुड़कर दरवाजे के अंदर वाले हिस्से को भी पेंट कर सकता है। कोई लीनियर मशीन ये नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है इसकी गणितीय जटिलता। इनवर्स किनेमैटिक्स, राइट। सोर्स में इसका जिक्र था। हाँ, सोचिए कार्टेशियन रोबोट को हवा में सीधी लाइन खींचनी हो तो वो बस एक मोटर चलाकर खिसक जाएगा। पर आर्टिकुलेटेड रोबोट तो ऐसे सीधे खिसक ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सारे जोड़ गोल घूमते हैं। अगर वो सिर्फ कोहनी मोड़ेगा तो लाइन सीधी नहीं बनेगी, बल्कि एक आर्क बन जाएगा। मिलीसेकंड में ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ती है। इसीलिए तो पुराने जमाने में ये इतने पॉपुलर नहीं थे। कंप्यूटर्स इतने फास्ट नहीं थे कि रियल टाइम में ये इनवर्स किनेमैटिक्स सॉल्व कर सके। हाँ, लेकिन 90s के दशक के बाद माइक्रो प्रोसेसर्स इतने पावरफुल हो गए कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, और आज आर्टिकुलेटेड रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग के बेताज बादशाह हैं। और पता है, सोर्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है कि ये रोबोट इंसान के हाथ की नकल तो करता है, लेकिन हमारी बायोलॉजिकल कमियों को दूर कर देता है। वो कैसे? मतलब हमारा हाथ काम करते करते थक जाता है ना, हम भारी वजन ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते, और सबसे बड़ी बात, हमारी कलाई 360 डिग्री गोल गोल नहीं घूम सकती। ओहो हाँ, रोबोटिक आर्म कभी नहीं थकता, और उसकी कलाई इन्फिनिट रोटेशन कर सकती है। हम प्रकृति से सीखते तो हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमें प्रकृति की लिमिट्स को तोड़ना पड़ता है। सही कहा। तो इस चर्चा को समेटते हुए मैं हमारे श्रोताओं के लिए दिशा मैकेनिकल स्पेशल की वो क्विक टिप्स दोहराना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल एक रिकैप हो जाए। तो अगर कोड LLL या PPP है तो वो कार्टेशियन है, जिसका वर्किंग एरिया रेक्टेंगुलर होता है। और अगर एक लैनिक जोड़ की जगह रोटेशन आ जाए, यानी RLL, तो वो सिलिंड्रिकल है। और अगर 2 रोटेशन और एक रैखिक जोड़ परपेंडिकुलर है, यानी RRL, तो वो स्फेरिकल है। लेकिन अगर वही 2 रोटेशन और एक रैखिक जोड़ पैरेलल हैं, तो वो बिजली की स्पीड वाला स्कारा रोबोट है। और फाइनली, अगर तीनों जोड़ रोटेशनल है, RRR, तो वो आर्टिकुलेटेड रोबोट है, जो सबसे फ्लेक्सिबल होता है। ये समरी एकदम परफेक्ट है। ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स, मैथ्स और इंजीनियरिंग मिलकर तय करते हैं कि कौन सी मशीन क्या काम करेगी। हाँ, लेकिन आज के इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। जो सोर्स में आर्टिकुलेटेड रोबोट के बारे में लिखा है कि वो इंसानी हाथ की नकल करता है, क्या रोबोटिक्स का अल्टीमेट गोल सिर्फ हमारी बायोलॉजी की कॉपी करना ही है? मतलब इंसान का हाथ तो पेड़ों की डालियां पकड़ने के लिए बना था ना, माइक्रोचिप्स असेंबल करने के लिए तो नहीं। ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। हम एक ऐसे डिजाइन को यूज कर रहे हैं जो जंगलों में सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में AI की मदद से हम कोई ऐसा नया कॉन्फ़िगरेशन बना दें जो बायोलॉजिकल लगे ही ना। मतलब एकदम एलियन जैसा। हाँ, बिल्कुल। जो उन जगहों पर काम कर सकें जहां हम इंसान सोच भी नहीं सकते। क्या हमारा इंसानी ढांचा ही रोबोटिक्स की आखिरी मंजिल है, या बस एक शुरुआत? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर संभावनाएं तो सच में अनगिनत हैं। बिल्कुल। और इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इंजीनियरिंग के इन रहस्यों पर विचार करते रहिए।